students, my name is Atisha Sajay. I am a lecturer of Government Polytechnic College, डूंगरपुर। आज हम प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग ME302 का यूनिट नंबर 2 कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेसेस का 5th पार्ट पढ़ रहे हैं। आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है ब्रोचिंग मशीन, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रोचिंग मशीन। First, let us understand what is a broaching. Broaching is a multiple tooth cutting operation with the tool reciprocating. Since in broaching, the machining operation is completed in a single stroke as the teeth on the cutting tool, called broach, are at gradually increasing height corresponding to the feet per tooth of a milling cutter. The shape of the broach determines the shape of the machine part. Broaching was originally developed for machining internal keyways, but looking at the advantages, it has been extensively used in the mass production of automobile component manufacture for various other surfaces as well. The broach is composed of a series of teeth, each tooth standing slightly higher than the previous one. This rise per tooth is the feed per tooth and determines the material removed by the tooth. There are basically three sets of teeth present in a broach as shown in figure below. The roughing teeth that have the highest rise per tooth remove bulk of the material. The semi-finished teeth, whose rise per tooth is smaller, remove relatively smaller amount of material compared to the roughening teeth. The last set of teeth is called the finishing or sizing teeth. Very little material will be removed by these teeth. So this is the diagram of the broaching machine. This is the broach. यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे टीथ लगे हुए हैं। ये सबसे लोअर टीथ और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये टीथ ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिनका डिवीजन इस तरह से किया गया है: रफिंग टीथ, सेमी फिनिश टीथ एंड फिनिशिंग और साइजिंग टीथ। तो जो सबसे जो लास्ट वाला जो टीथ है ये रफिंग टीथ है, उसके बाद ये सेमी फिनिश टीथ है और ये है साइजिंग टीथ। So the material removal using the broach teeth is shown here. The dotted line in the figure indicates the amount of material being removed by successive individual teeth. तो हम इन लाइन के थ्रू देख सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव हो रहा है। जैसे ये जो सबसे नीचे वाला जो टूथ है ये सबसे ज्यादा मटेरियल रिमूव कर रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, जो ये साइजिंग टूथ है ये सबसे कम मटेरियल रिमूव करता है। तो हमने समझा कि ब्रोचिंग मशीन ये एक प्रकार का मशीनिंग प्रक्रम है जिसमें एक बहुत बड़ा ब्रोच यूज किया जाता है जिसमें बहुत सारे टूथ लगे होते हैं। ब्रोचिंग यंत्र द्वारा ब्रेच को खींचकर अथवा धक्का देकर दोनों ही प्रकार से काम कर सकते हैं। इस संक्रिया के अंतर्गत औजार का प्रत्येक दांत धातु को थोड़ा थोड़ा काटता हुआ आगे बढ़ता है। यह संक्रिया आंतरिक और बाह्य दोनों ही पृष्ठ पर की जा सकती है। जब यह संक्रिया आंतरिक पृष्ठ पर करते थे तो आंतरिक अथवा छिद्र ब्रोचिंग कहलाई जाती थी, तथा जब इस क्रिया को बाह्य पृष्ठ पर की जाती थी तो इसे बाह्य पृष्ठ ब्रोचिंग कहलाती है। इनिशियली इसे इंटरनल कीवेज बनाने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन
अब इसका यूज ऑटोमोबाइल्स वगैरह में भी इसका यूज हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रोचिंग मशीन। सामान्यतः सभी ब्रोचिंग मशीन में अनिवार्य रूप से कार्य पकड़ने की युक्तियां ब्रोचन औजार, चालन यंत्रावली तथा उपयुक्त फ्रेम होती है। ब्रोचिंग मशीन बहुत टाइप की होती है। रैम की गति की दिशा के अनुसार इन्हें निम्न वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन, जिसे बोलते हैं क्षैतिज ब्रोचिंग मशीन। ज्यादातर क्षैतिज ब्रोचिंग मशीन कर्षण प्रकार की होती है और लगभग सभी आधुनिक क्षैतिज कर्षण किस्म की ब्रोचिंग मशीन में आवश्यक शक्ति एवं दक्ष प्रचलन प्राप्त करने हेतु द्रव्य चालन का यूज किया जाता है। इस ब्रोचिंग मशीन में एक प्रेशर गेज लगा होता है जो यह सूचित करता है कि ब्रोच पर कितना कटिंग फोर्स काम कर रहा है। यद्यपि क्षैतिज कर्षण किस्म की ब्रोचिंग मशीन का यूज इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के ब्रोचिंग के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका ज्यादातर यूज चौबीमार्गी, स्लाइड्स तथा छिद्र के इंटरनल ब्रोचिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। जिन क्षैतिज ब्रोचिंग मशीन को इंटरनल ब्रोचिंग के लिए यूज किया जाता है उनमें खराद की भांति ही एक संस्तर रहता है और संस्तर पर बने निर्देशक मार्गों पर ब्रोच ठीक वैसे ही घूमता है जैसे कि खराद पर उसका पार्ट घूमता है। जो क्षैतिज ब्रोचिंग मशीन एक्सटर्नल ब्रोचिंग के लिए यूज की जाती है उनमें संस्तर के लंबवत एक उदग्र पृष्ठ पर बने निर्देशक मार्गों पर ब्रोचिंग संचालन करता है। इसमें द्रव्य संचालन होता है जिसमें विद्युत मोटर के द्वारा शक्ति पारिषित की जाती है। इस कर्षण स्लाइड में ब्रोच के कर्षण सिरे को पकड़ने के लिए ब्रोच कर्षण शीर्ष होता है। ठीक है, तो इस ब्रोच को पकड़ने के लिए यहाँ पे एक ब्रोच कर्षण शीर्ष लगा होता है। ब्रोच के दूसरे सिरे को एक अनुगामी टेक द्वारा आलम्ब प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो ब्रोच का जो दूसरा सिरा है उसे यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे रेस्ट दिया जाता है। ब्रोचन क्रिया में कर्तन बल द्वारा कार्यखंड को प्लेटिंग के साथ दृढ़तापूर्वक पकड़कर रखा जाता है। इन ब्रोचिंग मशीन में स्वचालित रोध्य अथवा सीमा स्विच का यूज करके रैम के आघात की लंबाई और कर्षण हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है सिंगल रैम ब्रोचिंग मशीन, डबल रैम ब्रोचिंग मशीन, डूम रैम टैरेट ब्रोचिंग मशीन और स्पेशल ब्रोचिंग मशीन फॉर सरफेस ब्रोचिंग। तो ये है हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन। नेक्स्ट है वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन। वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन में को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंटरनल ब्रोचिंग मशीन, जिसमें आता है पुल डाउन वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन, पुल अप वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन एंड पुश डाउन टाइप वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन। सबसे पहले हम समझते हैं पुल डाउन वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन के बारे में। यह ब्रोचिंग मशीन की आंतरिक अथवा छिद्र ब्रोचन के लिए यूज की जाती है। इस मशीन पर ब्रोचन औजार को वर्टिकली नीचे की तरफ खींचकर किया जाता है। वर्कपीस इसमें स्थिर रहता है। औजार को खींचने वाली यंत्रावली मशीन के आधार पर लगी होती है। वर्कपीस को मशीन की मेज पर उपयुक्त युक्ति में बांध दिया जाता है तथा ब्रोचिंग औजार को ऊपरी सिरे पर पकड़ लिया जाता है। क्रिया के प्रारंभ में ब्रोचिंग औजार को कार्यखंड में उस छिद्र से गुजारते हैं जिस पर ब्रोचिंग क्रिया की जानी है।
ब्रोचिंग औजार स्वतः ही खींचने वाली यंत्रावली से जुड़ जाता है और औजार ऊपर उठकर मशीन के ऊपरी सिरे पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो यही पुल डाउन वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन, जिसमें नीचे की तरफ ब्रोचिंग औजार को पुल किया जाता है। सेकंड है पुल अप वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन। इसका यूज भी इंटरनल और एक्सटर्नल छिद्र ब्रोचन के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें ब्रोचन औजार को ऊपर की ओर खींचा जाता है। क्रिया के प्रारंभ में कार्यखंड को ब्रोच के रैक पर आरोपित कर दिया जाता है। जब ब्रोच ऊपर उठ जाता है तो ये मशीन के ऊपरी सिरे पर से जुड़ जाता है, जिसमें ब्रोच को खींचने वाली यंत्रावली लगी होती है। अब कार्यखंड को मेज के निचले सिरे की तरफ बांध दिया जाता है। क्रिया के पूर्ण हो जाने के बाद कार्यखंड तैयार होकर नीचे की तरफ गिर जाता है। पुल अप वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन एक साथ एक ही समय में एक साथ साथ प्रचलित हो सकती हैं और ब्रोचों की अधिकतम संरचना बन सकती है। थर्ड है पुश डाउन टाइप वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन। पुश डाउन टाइप वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन का यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिख रहा है। तो इस मशीन का यूज भी कार्यखंड में इंटरनल और एक्सटर्नल ब्रोचिंग के लिए किया जाता है। ब्रोच को वर्टिकल अवस्था में वर्कपीस के पूर्व निर्मित छिद्र में से अथवा उसकी बाह्य सतह के आर-पार दबाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो वर्कपीस है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है उसको बाहर से या फिर अंदर से उसको दबाया जाता है। कर्षण किस्म की ब्रोचिंग मशीन की भांति दाब किस्म की ब्रोचिंग मशीनें उदग्र किस्म में अलावा क्षैतिज प्रकार की भी हो सकती है। पुश डाउन टाइप वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन में वर्कपीस को कार्य मेज पर रखा जाता है और एक स्थायी पर दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया जाता है। फिर ब्रोच के गाइड के कार्यखंड के पूर्व निर्मित छिद्र में से निकालकर दबाया जाता है। पृष्ठ ब्रोचन की स्थिति में ब्रोच को कार्यखंड के पृष्ठ के आर पार दबाकर अभिष्ट पृष्ठ ब्रोचन किया जाता है, यानी कि पुश डाउन टाइप का इसका ब्रोचिंग किया जाता है। कर्तन आघात की समाप्ति पर कार्यखंड को हटा दिया जाता है। सेकंड है सरफेस ब्रोचिंग मशीन। सरफेस ब्रोचिंग मशीन को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो है वर्टिकल सिंगल स्लाइड सरफेस ब्रोचिंग मशीन और सेकंड है वर्टिकल डबल स्लाइड सरफेस ब्रोचिंग मशीन। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये है वर्टिकल सिंगल स्लाइड सरफेस ब्रोचिंग मशीन। इस मशीन पर सरफेस ब्रोचिंग क्रिया आराम से की जा सकती है। इसमें सामान्यतः ऐसी कार्य मेज होती है जो क्रिया के पश्चात ब्रोच के वापसी स्ट्रोक के दौरान अपने स्थान से हट जाती है, जिससे अगली क्रिया के लिए धातु खंड को मेज पर लगाया जा सके। ठीक है, तो जब हमारा काम हो जाता है तो ये मेज जो है वो अपने आप यहाँ से हट जाती है। ठीक है, यहाँ से मेज हट जाती है और अपने आप दूसरी मेज आकर लग जाती है, जिससे क्या होता है अगली क्रिया के लिए नए वर्कपीस को इस पे लगाया जा सके। इस मशीन पर द्रुत वापसी यंत्रावली लगी होती है, यानी कि क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इस पर लगा हुआ होता है। सेकंड है वर्टिकल डबल स्लाइड सरफेस ब्रोचिंग मशीन। इस ब्रोचिंग मशीन में दो रैम होती हैं। इस मशीन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप की होती हैं। इस ब्रोचिंग मशीन द्वारा अत्यंत उच्च दर पर उत्पादन होता है। यह ब्रोचिंग मशीन सतत उत्पादन की सुविधा प्रदान करती है। इसमें दो रैम होती हैं। जब एक रैम कटिंग प्रोसेस कर रही होती है तो उस समय दूसरी रैम दूसरे ब्रोच को उसकी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ रहा होता है।
आधार की समाप्ति पर इस रैम के संचालन की दिशा बदल दी जाती है। मतलब कि जो पहला रैम है वो ब्रोच को उसकी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौटाता है और दूसरा रैम कटिंग स्ट्रोक का काम करता है। आघात की एक दिशा में एक रैम द्वारा कटिंग क्रिया संपन्न होती है, जबकि दूसरी दिशा में दूसरे रैम के द्वारा। ठीक है, तो एक बार में एक रैम ही कर्तन क्रिया करती है। इस तरह कर्तन क्रिया सतत रूप से चलती रहती है। इसका यूज बाह्य या फिर पृष्ठ ब्रोचन के लिए किया जाता है। आघात की एक दिशा में प्रथम स्थापित परतों ब्रोचन हेतु वर्कपीस को आलम प्रदान किया जा रहा होता है तथा दूसरे स्थायिक पर ब्रोचित कार्यखंड को उतारकर दूसरे नए कार्यखंड को रख दिया जाता है। आघात के अंत में यह क्रम बदल दिया जाता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आघात प्रारंभ होने पर प्रथम स्थायिक पर ब्रोचित कार्यखंड को उतारना और नए कार्यखंड को लगाने का काम करते हैं, जबकि दूसरे स्थायिक पर ब्रोचन हेतु कार्यखंड को आलम प्रदान का कार्य किया जाता है। तो इस तरह इस टाइप की जो ब्रोचिंग मशीन है वो सतत ब्रोचन सहायक होती है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कंटिन्यूअस ब्रोचिंग मशीन। इस ब्रोचन मशीन में एक स्थिर ब्रोचन होता है या एक से अधिक स्थिर ब्रोच भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक स्थिर ब्रोच होता है। ये जो ब्रोच है यहाँ पे ये स्थिर रहता है। ठीक है, या फिर एक या एक से अधिक ब्रोच भी हो सकते हैं। इसमें ब्रोचन के लिए एक के बाद एक कार्यखंड स्थिर ब्रोच पर से गुजरते रहते हैं। तो इसमें जो कार्यखंड है वो यहाँ से बराबर पास होता रहता है। तो ये है कार्यखंड, इसे यहाँ पर कार्य धारक के ऊपर रख दिया गया है। इस मशीन में दो स्प्रॉकेट होते हैं। ठीक है, स्प्रॉकेट 1 एंड स्प्रॉकेट 2, जिनमें से एक एक मशीन के दोनों ओर लगा होता है। इस स्प्रॉकेट पर एक अविच्छिन्न चेन वाहक सतत रूप से चलती रहती है। इस पर जो ये चेन है ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। इस चेन वाहक पर अनेक कार्यखंड धारक अथवा स्थायिकों में बैकअप प्लेट के द्वारा सहारा देकर पकड़े जाते हैं। तो इसमें काफी सारे वर्कपीस होते हैं जो अभी हमको यहाँ दिख रहे हैं। ये वर्कपीस है जो यहाँ से सतत क्रिया करके चलते रहते हैं और नीचे बैकअप प्लेट यहाँ पर नीचे लगी हुई होती है। इस तरह एक के बाद एक कार्यखंड का ब्रोचिंग होता रहता है। कार्यखंड स्थायिकों या कार्यधारिकों पर मशीन के एक ओर से लाए जाते हैं और दूसरे ओर से उतारे जाते हैं। ब्रोचिंग में उत्पन्न छीलन वाहक की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पे जो छीलन निकलती है उसे छीलन वाहक के द्वारा जो चिप्स है उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये है हॉरिजॉन्टल कंटिन्यूअस ब्रोचिंग मशीन जिसमें कंटिन्यूअसली ब्रोचिंग चलती रहती है। नेक्स्ट है रोटरी ब्रोचिंग मशीन। रोटरी ब्रोचिंग में वर्कपीस को विशेष युक्तियों से पकड़कर एक घूर्णी मेज पर सहारा जाता है। यह है घूर्णी मेज। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये स्थिर ब्रोचन काम करता है। ठीक है, ये स्थिर ब्रोचन यहाँ पे ये स्थिर रहती है और घूर्णी मेज जो है वो रोटेट होती रहती है। इस रोटेटिंग मेज के ऊपर यहाँ पे कार्यखंड रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये ब्रोचन औजार के नीचे से गुजरते हैं। तो इस तरह से मशीन पर कंटिन्यूस रूप से ब्रोचिंग उत्पाद प्राप्त होते रहते हैं। तो ये इसे रोटेट होते रहते हैं और यहाँ पे ब्रोच के नीचे से पास होते रहते हैं वर्कपीस और इसमें से बराबर हमें फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार होते रहते हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रोचिंग मशीन।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।